नमस्कार। तो आज हम देख रहे हैं इस स्टडी के अंदर विज्ञान विषय जो कि कक्षा 9th का है और पार्ट इसका 3rd है। देखिए अब हम देख रहे थे वाष्पीकरण को, ठीक है। तो वाष्पीकरण को आगे देखते हैं। तो पदार्थ में क्या होती है, अवस्था में बदलते हैं, उसमें से एक क्या है, वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण कब होता है, जब द्रव्य के अंदर क्या होता है, वह बदल जाता है द्रव्य से वाष्प में, या फिर ठोस से भी वह वाष्प में बदल सकता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया में। और वाष्पीकरण के अंदर एक चीज़ जो कि होती है आपको देख लेनी कि वाष्पीकरण जो है वह शीतलता बढ़ाती है। अब यहाँ पे देखिए खुला जब हम जल को छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे वाष्पीकृत होना शुरू कर देता है। ये वाष्पीकृत किस में होती है, जब द्रव्य वाष्प में बदल जाती है तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। इसी का ये एक आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि गीले कपड़े का सूखना, ये किसकी वजह से होता है, वाष्पीकरण की वजह से ही होता है। क्योंकि जब गीले कपड़े के अंदर जो जल है वह वाष्पीकृत हो जाता है तो ये क्या होते हैं, कपड़े सूख जाते हैं। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि जो पदार्थ है वह गतिशील होते हैं, ठीक है, और ये कभी रुकते नहीं है। इनका तापमान जो कि एक निश्चित तापमान पर क्या होते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इस कारणवश ये क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। जो ये इनकी ऊर्जा है ये ताप की वजह से बढ़ जाती है। जब ताप इन पे आता है तो ये ऊर्जा बढ़ जाती है, और जैसे ही ऊर्जा बढ़ती है इनका जो आकर्षण बल है वह टूट जाता है और ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो वाष्पीकृत से को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, ठीक है। उन कारकों के बारे में यहाँ पे दिए गए, जैसे कि सतह या फिर जिसे हम क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, यानी कि जितनी अधिक सतह होगी उतना अधिक वाष्पीकरण भी होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आप कपड़ों का उदाहरण ले लो, अगर आप कपड़ों को ऐसे एक जगह इकट्ठा करके रख दोगे तो बहुत जल्दी वाष्पीकृत नहीं होंगे, पर अगर आप उसे फैला के रखोगे तो वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाएंगे। नेक्स्ट है तापमान। तापमान में क्या होता है, जैसे कि वो तो नॉर्मल सी बात है कि तापमान होगा ही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि तापमान उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, और गतिज ऊर्जा जब बढ़ती है उसके कारण क्या हो जाता है, कणों जो है वह मतलब दूर भागने लगते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता क्या होती है, जब जल वायु में मिल जाता है तो वो कौन सी वायु हो जाती है, आर्द्र वायु होती है, और इसी के कारण उसे कहते हैं हम आर्द्रता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्द्रता है उसकी कमी या फिर वृद्धि के कारण भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण कम होगी, और कमी होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगी। फिर वायु की गति, क्योंकि वायु की गति के साथ भी जो बूंदें होती है वो उड़ जाती है और जल्दी वाष्पीकृत हो जाती है। तो ये सभी जो कारक है वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा गया ना तो आगे वाली कक्षाओं पे ये काम आएंगे। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो दरअसल जो वाष्पीकरण करने के लिए जो कण होते हैं वे क्या करते हैं, आसपास के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे अपने अंदर एकत्रित करने लग जाते हैं, यानी कि ऊर्जा जो कि आसपास के वातावरण में संग्रहित होती है। आपने एक बार देखा होगा, कई जगह पे देखा होगा कि लोग अपने घर के बाहर क्या करते हैं, पानी को छिड़कते हैं। किस कारण छिड़कते हैं, तो जो पानी होता है वह आसपास की जो ऊर्जा होती है उसे एकत्रित करके वाष्पीकृत हो जाता है, और आसपास क्या हो जाती है, शीतलता हो जाती है। इसी कारण क्या होते हैं, वो पानी छिड़कते हैं ताकि वह शीतल हो सके। इसी के साथ आपने देखा होगा कि जब नाखूनों पर जो पॉलिश को हटाने वाला द्रव्य गिर जाता है नहीं, तब क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होती है। वो किसके कारण होता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर जो ऊष्मा होती है उसको एकत्रित करके खुद वाष्पीकरण होने का प्रयास करता है कि वह वाष्पीकृत हो जाए। तो ये इसी के कारण होती है। और एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो आपका मटका है, आप मटके में देखते हो कि मटके में क्या होता है कि वह ठंडा रहता है। किस कारणवश होता है, तो दरअसल जो मटके की संरचना होती है, मटके में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मटके में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से क्या होते हैं, जो पानी है वह बाहर निकलता है। मटके के छिद्रों से जो पानी है वह ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है, और आसपास से वह ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। जो आसपास की जो ऊर्जा होती है वह उसे अपने अंदर शोषित करने लग जाता है, और जैसे ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है, जो कि ये पानी होता है ये वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर देता है। और जब वो वाष्पीकृत हो जाता है, जो आसपास की ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है, तो इस कारणवश क्या होती है, शीतलता आ जाती है। तो यही रीज़न है कि जब मटका है वह ठंडा रहता है, क्योंकि पानी उसे शीतल कर देता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि गर्मियों में हमें सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो इसका रीज़न ये होता है कि गर्मियों में हम सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि सूती के जो कपड़े हैं वे वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देते हैं, और वाष्पीकरण की दर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण किससे होता है, वाष्पीकरण होता है हमारे जो आसपास की जो ऊर्जा है वह उसे संग्रहित कर लेते हैं, यानी कि हमारे शरीर की ऊर्जा को भी वह ले लेगा। इसके कारणवश हमें ठंडक प्राप्त होगी, तो इसी कारणवश वाष्पीकरण की जो ऊर्जा है वह निकल जाती है। अब यहाँ पे एक प्लाज्मा भी दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी आपके आगे वाली कक्षाओं में आ ही जाएगा, तो मैं इसको नहीं रीड करवाने वाला हूँ।
ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी जो सतह है उस पर कुछ जल की बूंदें आ जाती है, आपने इसके बारे में देखा ही होगा। तो ये किसके कारण होता है? ये जल वाष्प के कारण होता है। हमारे जो आसपास है वहाँ पे आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है। वह क्या करती है? घूमती ही रहती है। हमारे आसपास क्या होती है? आर्द्र जलवायु होती है। जब उसे कोई शीतल चीज़ मिलती है, जैसे कोई शीतल जैसे कि मान लो एक बर्फ़ का टुकड़ा हो गया, जब उस जलवायु को वह टुकड़ा मिलता है तब वह उसके ऊपर चिपकने लग जाती है। तो ये सब क्या होते हैं? इसी कारण होता है। या फिर आप एक गिलास का उदाहरण ले सकते हो कि मान लीजिए एक पानी से भरा गिलास है, एक गिलास है जो कि किसका भरा हुआ है? ठंडे पानी का भरा हुआ गिलास है। कुछ ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। एक गिलास जो कि किसका भरा हुआ है? ठंडे पानी का गिलास भरा हुआ है, ठीक है। तो जब वह गिलास है तब क्या होता है? उसके आसपास जल की बूंदें आ जाती है। वो जल की बूंदें किसके कारण आती है? वह आती है इसी के कारण। तो जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकृत की दर है, वह जब उसे नमी प्राप्त होती है, जैसे कि आपको पता है कि जब जलवायु को नमी प्राप्त होती है तो वह द्रव्य में वापस परिवर्तित हो जाता है। इसी कारणवश जो आसपास घूमती हुई वायु है उसे नमी प्राप्त हो जाती है तो वह वापस द्रव्य अवस्था में आके गिलास से चिपक जाती है। तो यही कारण है कि वह आप बर्फीले जल से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पे क्या देखोगे? कुछ जल की बूंदों को देखोगे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? पानी होती है, और पानी क्या करती है? आसपास की जो गर्मी होती है उसको अवशोषित करती है, और गर्मी को अवशोषित करने की वजह से वो क्या करता है? ठंडक देता है। कौन कूलर ज़्यादा ठंडक दे पाता है? आगे देखिए, गर्मियों में घड़े का जल क्यों ठंडा रहता है? इसका रीज़न तो मैंने बताया है। गर्मियों में घड़े का जल क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो गर्मियाँ होती है उसके अंदर जो घड़ा है उसके अंदर जल की मात्रा वह थोड़ा सा खाली होता है, तो वह वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होने की वजह से जल जो है वह ठंडा रहता है। आगे है एस्टोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि वह आसपास की ऊर्जा को संग्रहित करके वाष्पीकृत होने का प्रयास करती है। कप की अपेक्षा प्लेट में हमें गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडी क्यों पी लेते हैं? यानी कि क्यों उनमें ज़्यादा ठंडी हो जाती है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, और अधिक क्षेत्रफल पे ज़्यादा वाष्पीकरण की दर कार्य करती है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि उसके अंदर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। तो इसके अंदर अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया पूरा है। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा? यहाँ आपने सीखा कि द्रव्य शुष्क कणों से मिलकर बने होते हैं। शुष्क कण जिन्हें परमाणु होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ जो है वह 3 अवस्था में होते हैं: ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम होता है, और द्रव्य के अंदर मध्यम होता है। ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है, यानी कि ठोस के अंदर रिक्त स्थान होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और गतिज ऊर्जा जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। और गैसों के अंदर जो रिक्त स्थान है वह ज़्यादा होता है, परंतु गतिज ऊर्जा कम होती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है, यानी कि एक के बाद दूसरा ऐसे लगता ही रहता है। और द्रव्यों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व सलगती हो सकती है, यानी कि आगे पीछे होती है। तो और द्रव्यों में मतलब गैसों में तो कुछ कहना ही नहीं है, एक इधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा है। और पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है, यानी कि बदलती हम इसे बदल सकते हैं ताप और दाब से। ऊर्ध्वपातन में जो कि ठोस है वह सीधे ही द्रव्य में चेंज हो जाता है, और निक्षेपण में क्या होता है? मतलब ठोस सीधे गैस में चेंज हो जाता है, और निक्षेपण में गैस ठोस में चेंज हो जाता है। क्वथनांक क्या होता है? जब द्रव्य अवस्था को हम गर्म करते हैं और वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी वाष्पीकरण हो जाता है, उस उच्चतम ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वाष्पीकरण जो सतह है वो उस पर निर्धारण करता है, यानी वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कारण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसके कारण वह वाष्पीकृत हो पाते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है: क्षेत्रफल में निर्भर करती है, वायुमंडल की मतलब आर्द्रता पर निर्भर करती है, वायु की गति पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। तो ये सब पे वाष्पीकरण निर्भर करती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है क्योंकि वो आसपास के ताप को ले लेती है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप का वह मात्रा है जो 1 kg द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। संघनन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 kg दोनों
ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो 2 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके साथ हमारे ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब आगे हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।